Hi guys, welcome back to my channel. So today we will start chapter directing. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने स्टाफिंग देखा था. टोटल स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग से 20 मार्क्स का आ रहा है. तो ऑलरेडी हम लोगों ने 7 मार्क्स का देख लिया स्टाफिंग. अब देखते हैं हम लोग डायरेक्टिंग से. ठीक है, देखो डायरेक्टिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पर हम इसमें सारे टॉपिक्स को टच नहीं करेंगे क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है. जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स बहुत सामने है, तो हम लोग एग्जाम्स के हिसाब से ठीक है अपना टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो लेट्स सी मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग. देखो, जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन पूछता है तो आपको सबसे पहले उसका मतलब पता होना चाहिए ना, तभी आपके दिमाग में आंसर स्ट्राइक करेगा. ठीक है, तो ऐसे आपको पता होगा कि टोटल 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से फंक्शन होते हैं बताओ. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. उसी में से एक फंक्शन है डायरेक्टिंग, जो कि एक चैप्टर भी है. ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है. अच्छा, आपको याद है स्टाफिंग का मतलब क्या था? यस, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग राइट टाइम इन राइट विद राइट क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो अब डायरेक्टिंग देखो, हमें तो एक अच्छा एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के बाद सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठा देने से क्या वो सारा काम अपने आप करेगा? क्या उसको किसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है? क्या उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, गाइडिंग की ज़रूरत नहीं है? बताओ, ज़रूरत है ना. तो ये जो जो भी इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे से अपना काम कर सके, उसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग. इट इज़ वेरी सिंपल. सो इट इज़ कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organizational goal. इसमें से कुछ भी तो समझाने जैसा नहीं था. ठीक है, अब हम लोग इससे पहले वाले ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, स्टाफिंग में भी देखा था, एक डेफिनेशन इसमें भी देखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्नूट्स एंड ओडोनल, डायरेक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. क्या सब फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स है, मतलब उलझा हुआ है. ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा उलझा हुआ है. सो डायरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are designed to encourage subordinates to work efficiently and effectively. कोई भी काम को अच्छे से इफिशिएंटली और इफेक्टिवली, जो कि आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे. ठीक है, ये दोनों का मतलब काम को अच्छे से करना, सही समय पे करना, देन रिसोर्सेस अच्छे से कवर करना, बर्बाद ना करना. ठीक है, ये सब कुछ देखना. ठीक है, सबऑर्डिनेट, ताकि सबऑर्डिनेट का मतलब कौन? देखो, सुपीरियर का मतलब होता है जो मैनेजर होता है, और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो उसके अंदर जो काम कर रहा होता है, जो एम्प्लॉय को बोलते हैं सबऑर्डिनेट. ठीक है, तो ताकि सबऑर्डिनेट बेटा अच्छे से काम कर सके, उसी को बोलते हैं डायरेक्शन. ठीक है, अब देखते हैं कुछ फीचर्स डायरेक्शन का. ऐसे पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको पता होना चाहिए. हो सकता है कि कोई केस स्टडी ना दे के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे कि राइट 4 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग. ठीक है, चलो देखते हैं. सो पहला बेटा, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. देखो, जब भी एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है ट्रेनिंग करने के बाद, जो कि हमने स्टाफिंग में पढ़ा था, उसके बाद ना काम को चालू करना, कैसे काम को करना है, इनिशिएट करना, ये बताता है डायरेक्टिंग. ठीक है, सबसे पहला इसका काम ही यही है दैट डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. देखो मैंने क्या लिखा है, हाउ एक्शंस हैज टू बी कैरिड ऑन डायरेक्टिंग टू इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन. कोई काम को कैसे काम स्टार्ट करना है, वो इसका फीचर है. दूसरा है कंटिन्यूइंग फंक्शन. देखो बेटा, आप एक बार किसी को मोटिवेट कर दिए, किसी को इंस्ट्रक्ट कर दिए, क्या उसको दूसरी बार नहीं करोगे? ठीक, क्या वो अपने आप सारा काम कर लेगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में ए नाम का एक लड़का काम करता है. ठीक है, वो आया ऑर्गेनाइजेशन में, उसको उसके सुपरवाइजर ने बताया कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है. ठीक है, आप बहुत अच्छा काम करोगे, कर लो. अब क्या उसके बाद वो फिर से उसको कुछ हेल्प नहीं करेगा? करेगा ना. सो इट इज़ अ बेटा कंटिन्यूइंग प्रोसेस, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता है. सो मैनेजर कैन नॉट जस्ट rest after issuing orders and instructions. Manager has to continue guide, supervise, motivate employee to achieve the best. ठीक है, समझ में आ गया? 2 पॉइंट यहाँ देखा. अब चलो फिर देखते हैं तीसरा पॉइंट. ओके, तीसरा पॉइंट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. देखो, कितने लेवल होते हैं ये आपको पता तो होना चाहिए कि एग्जाम अब सामने है, और ये स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा. देयर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ठीक है, तो सारे लेवल में डायरेक्शन चाहिए. ऐसा नहीं कि जो हेड है उसको सब कुछ पता होगा, उसको भी डायरेक्शन चाहिए, और जो एकदम लोअर लेवल पे काम कर रहा है उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए. ऐसा तो नहीं है, सबको डायरेक्शन चाहिए, और सारे लेवल पे ये काम करता है. ठीक है, दूसरा
लास्ट है हमारा डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हमेशा याद रखना, आप जब घर में रहते हो, ठीक है, तो आपके फादर आपको गाइड करते हैं कि आप अपने फादर को गाइड करते हो? ऑब्वियसली एक एज के बाद आप अपने फादर को गाइड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली कौन किसको गाइड करता है? ठीक है, आपके फादर आपको करते रहे, इसका मतलब टॉप से बॉटम चलता है, याद रखना। डायरेक्टिंग का फ्लो हमेशा ऊपर से नीचे होता है। ठीक है, जो ऊपर लेवल का आदमी था मैनेजर, वो अपने सबऑर्डिनेट को, लोअर लेवल को क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। ओके, ठीक है। जो इससे पहले वाले चैप्टर में स्टाफिंग में हम लोगों ने एलिमेंट्स देखा था, इसमें भी कुछ कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, सो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सेम है, ये खत्म, चैप्टर खत्म। ठीक है, चलो, सो फर्स्ट है सुपरविजन। याद रखना, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4 elements of directing. First one supervision, second motivation, third communication, fourth leadership. याद रखना, सुपरविजन जो है अब आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। 3 पढ़ना है, मोटिवेशन पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है। तीनों ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन, खत्म भी कर देंगे मोटिवेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? आई नो दिस इज़ अ वेरी सिली क्वेश्चन, पर बताओ, क्या आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? पड़ती ही होगी, राइट? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको मोटिवेशन नहीं ज़रूरत होता है। यही एक चीज़ है जिससे बच्चे बूढ़े सबको ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई सैड होता है तो पीपल यूज टू डू मोटिवेट। ठीक है, ताकि आगे वाला पर्सन जो है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो मोटिवेशन इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल। ठीक है, सारे लेवल में ज़रूरत है। देन सब एज ग्रुप में ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं कि मोटिवेशन का क्या मतलब है। चलो पढ़ते हैं, ये ऐसे बड़ा इजी टॉपिक है ये। ठीक है, और ये जो मैं पढ़ाऊंगी ना मोटिवेशन, ये आपको आप जब बड़े भी हो जाओगे, ग्रेजुएशन में भी जाओगे, ठीक है, तब भी आपको ये काम देगा, क्योंकि हर जगह ये टॉपिक है। सो मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। मोटिवेशन करने से क्या होता है? एक मोटिवेशन बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो सबऑर्डिनेट, जो एम्प्लॉय होता है ना, वो सही ढंग से काम करे। ठीक है, उसमें वो काम देगा। सो इट इंक्लूड स्टिमुलेटिंग, मतलब जगाना, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना। ठीक है, द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, मोटिवेट करना कि तुम अच्छे से काम करो। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल टर्म, एक दिमागी टर्म है मोटिवेशन। क्या आप किसी को ज़बरदस्ती मोटिवेट कर सकते हो? अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्या आप फिर भी मोटिवेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपके मुंह से कुछ अच्छा निकलेगा ही नहीं। सो इट इज़ अ बेटा साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय को आप एकदम चिड़चिड़ा के मोटिवेट तो नहीं कर सकते, वो अंदर से ही आएगा। और जब जेनवनली आप किसी को सही अच्छा बोलते हो तो सामने वाले को भी समझ आता है। सो बेटा इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखने के लिए एक मैस्लो नाम का एक आदमी था, ठीक है, जो कि बहुत फेमस है। तो इन्होंने क्या किया, मैस्लोज ने एक थ्योरी दिया जिसका नाम है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। याद रहे, हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो मैस्लो है बेटा, उसने एक नीड थ्योरी दिया। ठीक है, क्या थ्योरी दिया? नीड का थ्योरी दिया। ठीक है, अब उस मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में इसने क्या बताया है कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स को क्या जरूरत पड़ता है, दैट हाउ ह्यूमन what are the needs of human beings. To understand the need of human beings, Maslow has given a theory. ठीक है, मैस्लो ने क्या दिया? थ्योरी दिया कि एक इंसान किस किस दौर से गुजरता है। ठीक है, उस किस किस तरह का मोटिवेशन उसको ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, वो उसने दिया। ठीक है, ये याद रखना, मोटिवेशन टॉपिक के अंदर है और ये हायरार्की थ्योरी इसको बोलते हैं। चलो अब देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। पहला क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। देखो हम लोग एक एक करके सारा देखेंगे। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तीसरा है सोशल नीड्स, और उसी को बोलते हैं बिलोंगिंग नीड्स। ठीक है, क्या है? सोशल नीड्स, एफिलिएशन या फिर बिलोंगिंग्स। चौथा है स्टीम नीड्स, एंड फिफ्थ नंबर इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये सारे क्या क्या होते हैं।
सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। देखो नाम से आपको नहीं समझ आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, आपको लग रहा होगा फिजिक बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जीने के लिए क्या चाहिए, बताओ बताओ। ये बड़ा सिंपल है, अब बहुत सारे मूवी में देखोगे कि जीने के लिए तीन ही चीज चाहिए, क्या, रोटी कपड़ा और मकान। सो इसमें भी वही चाहिए। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या बोला है कि ना, पीपल का एक बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल होता है, ठीक है, जो कि है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, ठीक है। अब ये सब जो है लोगों को कैसे मिलेगा, एक एम्प्लॉय को ये सब कैसे मिलेगा, जब उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैस्लोस के हिसाब से जो ह्यूमन का नीड होता है बेटा, वो रोटी कपड़ा और मकान होता है, ठीक है। और वो कैसे सेटिस्फाई होगा, जब उसको मॉनेटरी पैसा मिलेगा, मॉनेटरी इंसेंटिव मिलेगा। सो देख लेते हैं। दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। The common physiological needs are food, shelter, and clothing. These needs can be satisfied when the monetary incentives are offered by the employee. ठीक है, चलो एम्प्लॉयर्स। चलो दूसरा है बेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के का मतलब क्या होता है, जब ह्यूमन का ये जो फिजियोलॉजिकल नीड पूरा होता है, तो अब बेटा वो सर्च करता है कि हम जो है कैसे अपने आप को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें। अगर बीमार पड़ जाए कोई तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट कराएं, इतना तो पैसा मेरे पास होना चाहिए तभी ट्रीटमेंट होगा। सो वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर as they want to secure their future. So safety and सिक्योरिटी नीड्स में बेटा दो तरह के होते हैं। पहला है फिजिकल सिक्योरिटी, जिसमें कि सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, ये सब हो गया, तो इसके ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये सब के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो अब पैसा के लिए अब आ जाता है इकोनॉमिक सिक्योरिटी में। सो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है फिनेंशियल सिक्योरिटी लोगों के पास होनी चाहिए। वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में यही खोजते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होता है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब होता है हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट फ्रॉम फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स। कभी भी किसी को मान लो किसी का तबीयत खराब हो गया, फिजिकल थ्रेट आ गया किसी को, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, आप हॉस्पिटल भी जाओगे तो हॉस्पिटल में जाने के लिए भी पैसे चाहिए, राइट। तो अब जो है सेकंड में जिसका नाम था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, उसमें ह्यूमन बीइंग क्या खोजता है, सेफ्टी खोजता है। तीसरा आता है बेटा प्यार, जो सबको चाहिए, ठीक है। चलो तो तीसरा है सोशल नीड्स, अफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस नीड्स, ठीक है। ये किस पे सर्च करता है बेटा, ये फ्रेंडशिप पे, कंपेनियनशिप पे, लव पे, अफेक्शन पे, ठीक है, ये करता है, रिलाई करता है। जब जब एक ह्यूमन बीइंग को जब फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरा हो जाता है, सेफ्टी नीड्स भी उसमें आ जाता है, ठीक है, तो अब उसको चाहिए कि कोई उससे बात करे, ठीक है, उसका कोई फ्रेंड बने, ठीक है, अच्छे पार्टनर्स बने, ताकि जो आगे का जो लाइफ है वो अच्छे से कट सके। सो इट मीन्स द नीड ऑफ लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। After physiological and safety needs, social needs become active, and to fulfill the social needs, manager prefer teamwork. उसके लिए मैनेजर टीम वर्क रखता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर लग सकता है, ताकि जो सोशल रिलेशनशिप हो बेटा वो क्या हो सके, अच्छा से बढ़ सके। चलो अब हम लोग फोर्थ वाले पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। Fourth one is esteem needs. So these needs are related to respect and recognition. जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो ना, तो आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए, आप भी चाहोगे कि लोग आपको पहचाने। सो ये जो एस्टीम नीड्स है ना, ये ना लोगों को पहचानता है, जो एम्प्लॉय उसको पहचानता है। हियर द पीपल स्टार्ट डिमांडिंग रिस्पेक्ट फॉर देमसेल्व्स इन अ ग्रुप, ठीक है। अब इसमें जब आपको फिजियोलॉजिकल पूरा हो जाता है, सेफ्टी भी हो जाता है, लव भी मिल जाता है, तो उसके बाद आप चाहोगे कि लोग आपको रेस्पेक्ट करें, लोग आपका पहचाने, अरे ये सीनियर हो गया, अरे ये इसको प्रमोशन मिल गया, चलो ये तो अच्छी बात है। सो दीज नीड्स आर मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज़। जो हायर लेवल के एम्प्लॉयज़ रहते हैं ना, ठीक है, वो लोग को ये चाहिए कि लोग उसे पहचाने, उसे भाव दे, उसे इज्जत दे, ठीक है। सो एस्टीम नीड्स जो है बेटा वो सेटिस्फाई होता है नॉन मॉनेटरी से। इस जगह में ना पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैसे तो तीनों में मिल जाते हैं। इस जगह पे नॉन मॉनेटरी, जैसे कैसे स्टेटस, जैसे जॉब सिक्योरिटी, ये सब चीज़ एस्टीम नीड्स में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लास्ट है बेटा कि अरे हम क्या किए अपने लाइफ में, क्या हम हैप्पी है, ठीक है। ये जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये बताता है
कि ग्रोथ, देन सेल्फ फुलफिलमेंट या फिर अचीवमेंट ऑफ गोल। ठीक है, हमने जो किया वो अपने काम से कितना सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो दिस नीड्स रेफर्स टू रियलाइजिंग एंड रीचिंग द एम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जो आपका एम था, गोल था, ठीक है, सेल्फ एस्पिरेशन था, ठीक है, क्या वो पूरा हुआ, वो इस पॉइंट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में देखता है। अगर नहीं हुआ तो उसको फिर क्या लगेगा, उसको फिर अपने आप में बहुत पेन फील होगा। ठीक है, लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने क्या अचीव किया फाइनली, जो बोलते हैं ना कि फाइनली आपने क्या अचीव किया, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इंसेंटिव। देखो, सबसे पहले समझो इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। देखो, इंसेंटिव ना या तो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, मॉनेटरी का मतलब पैसा, नॉन मॉनेटरी का मतलब होता है कि जिससे पैसा इंक्लूड नहीं होता है। तो ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अच्छे से काम करे। ठीक है, मतलब मान लो किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया तो उसको इंसेंटिव दिया गया। नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि मॉनेटरी के अंदर क्या क्या आता है, नॉन मॉनेटरी के अंदर क्या क्या आता है। सो फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर आता है पे एंड अलाउंसेस। मतलब समझो कि डीआरए मिल रहा है, मतलब डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है। ठीक है, फिर आपका जो बेसिक सैलरी है वो मिल रहा है, वो सारे ये तो मॉनेटरी हो गया। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, कभी कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको कंपनी के प्रॉफिट में शेयरिंग मिल जाता है। ठीक है, फिर बोनस मिलना, कमीशन मिलना, रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होता है, ग्रेचुइटी, ये सब वगैरह मिलना। उसके बाद पर्क्स, फिंच बेनिफिट्स मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। ठीक है, परक्यूजिट्स, इसका मतलब क्या है कि जब मान लो कि जैसे आप कोई कंपनी में जाओगे ना तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल गई, कार की फैसिलिटी मिल गई, फ्री एजुकेशन आपके बच्चे के लिए मिल गया, हाउसिंग फैसिलिटी मिल गई। तो ये सारा क्या है, सब मॉनिटरी है बेटा। कंपनी अगर आपको रहने के लिए घर दे रहा है तो अगर मान लो घर नहीं देता तो पैसे देता, राइट। बहुत जगह, सारे जगह में पैसा दे देता है, घर नहीं देता। ठीक है, तो वो सब क्या है, आपको मॉनेटरी बेनिफिट है। अब देखो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या होता है। याद रखना, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो है ना वो हाई लेवल लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग ने ऑलरेडी बहुत पैसा कमा लिया। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, स्टेटस चाहिए। ठीक है, उनको क्या चाहिए, जॉब सिक्योरिटी मिल जाता है उनको। फिर क्या है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, उनको बोला जाता है कि हाँ आप मीटिंग में आइए। फिर आप मान लो कि कोई कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक माहौल होता है ना वो बहुत कभी कभी बहुत ख़राब होता है, कभी कभी अच्छा होता है। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान को, ठीक है, जो टॉप लेवल का हो, ठीक है, हायर लेवल का हो, उसको अगर नॉन नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मिलता है तो उसके लिए वो क्लाइमेट अच्छा होता है, वो पॉजिटिव करता है क्लाइमेट को। ठीक, खुश रहता है, पॉजिटिव करता है। ठीक है, और मान लो खुशी नहीं है तो दिन भर चुगली करेगा, दिन भर फिर इधर उधर नेगेटिव बातें करेंगे। ठीक है, फिर करियर एडवांसमेंट में क्या है कि जब भी कोई आदमी को नॉन मॉनेटरी मिलता है इंसेंटिव तो उसके लिए ना आगे जाने का रास्ता खुलता है। ठीक है, प्रमोशन हो गया। ठीक है, फिर मान लो कि लोग उसको पहचानेंगे तो करियर क्या है, आगे बढ़ेगा, एडवांस होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था ना बेटा, ये मोटिवेशन अभी ख़त्म हुआ। ठीक है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लीडरशिप। ठीक है, आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा क्योंकि उससे आप लिंक कर पाओगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एवरीबडी, पढ़िए अच्छे से।